देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक बलगतिकी, और रासायनिक बलगतिकी के अंदर हम लोगों ने अभिक्रिया का वेग, ठीक है, या वेग नियम, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे वेग स्थिरांक तक। तो वहाँ मैंने जो आपको बात बताई थी पिछले टर्न पे, वो ये बता चुका था, मान लीजिए ये कोई अभिक्रिया है, तो इसके लिए जो अभिक्रिया वेग होता है, अभिक्रिया वेग, वो समानुपाती बताया था किसके, a की पावर x और b की पावर y। इसको जो व्यक्त करने का तरीका, इसको जो कहने का तरीका वो ये था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के निश्चित घातांकों के समानुपाती होता है। ये घातांक रस समीकरण मिति के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, अर्थात इनका रस समीकरण मिति से कोई संबंध नहीं होता है। ये महज एक इत्तेफाक है कि ये वाला इनके समान बैठ गए, हो भी सकता है नहीं भी, यानी इनका कोई लेना देना नहीं होता। तो ये आपके पास वेग नियम पिछले टर्न पे आ गया था। इसको और सॉल्व करते हुए हमने ये देखा था, मैंने ये भी बताया था, इन सबको हमने क्या मान लिया, अभिकारक, और इन सबको क्या मान लिया, उत्पाद। तो अभिक्रिया का वेग हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस dr/dt समानुपाती a की पावर x और b की पावर y। इसके बाद देखें हमने इसी सूत्र को और लिख लिया था, माइनस dr/dt बराबर k a की पावर x और b की पावर y। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा एक सूत्र आ गया था। इसको कहते हैं हम वेग नियम या दर नियम की समीकरण, माइनस dr/dt बराबर k ax और b y। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड इस चीज़ को आप ध्यान रखना, केवल मैं इसको लिख रहा हूँ, बाकी आपको बता दिया था। ये वेग नियम है, वेग नियम में अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के निश्चित घातांकों के समानुपाती होता है। ये घातांक स्टोइकियोमेट्रिक यानी इन गुणांकों के समान भी हो सकते हैं और इनसे भिन्न भी, यानी इनका कोई आपस में मतलब नहीं है। इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास के वेग स्थिरांक आ गया। तो जो मूल नियम है वो हमारे पास ये वाला है। मैं केवल इसको लिख करके अब आगे की बात करूंगा। ये तो मैंने पिछला आपको बता दिया कि ये सिस्टम हमने पढ़ चुके हैं। अब देखें हमारी बात, तो हमारे पास जो समीकरण निकल करके आई है वो ये आई है, माइनस dr/dt बराबर k a की पावर x और b की पावर y। ठीक, अब ये जो घातांक है इनको कहते क्या है, तो इसी केमिस्ट्री में अपने में एक नई टर्म चलती है जिसे कहते हैं कोटि। किस नाम से जानते हैं, कोटि, या इसे ऑर्डर इंग्लिश में बोला जाता है, ऑर्डर। ठीक है, पूरा शब्द बोल दे तो कह देंगे अभिक्रिया की कोटि। ठीक, क्या होती है अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की, बोलो अभिकारक है कि नहीं, अभिकारकों की सांद्रता, बड़ा कोष्ठक मैंने बताया सांद्रता, सांद्रताओं के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बोलो, ये किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो हम कहें इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो बोलिए घातांक कितना है वेग पर, x और y, इनका योग कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, अभिक्रिया की कोटि। ठीक, अगर मान लीजिए आपके लिए कोई क्वेश्चन दिया कि एक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग निम्नानुसार दिया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। बोलिए कितनी कोटि बताएंगे, देखेंगे वेग नियम ये दे रखा है, इसके सापेक्ष कितना है 2, इसके सापेक्ष कितना है 1, तो अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी 2 + 1 = 2। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग नियम, ऐसा नियम देख ले, कोई भी इस तरह की समीकरण दे रखी हो, किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के घातांकों का योग ही क्या कहलाता है, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है।
इसमें जो x है वो किसके सापेक्ष कोटि है, a के, और b y किसके सापेक्ष है, b के। तो हम यहाँ लिखें a के सापेक्ष कोटि बराबर आ गई x, और b के सापेक्ष कोटि आ गई y। ठीक, तो अब आपको कोटि का ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इनका योग किया तो पूरी कोटि आ गई, एक एक के सापेक्ष लेंगे तो जो घात है वही कोटि हो जाएगी। अब एक बात सोचने की है कि इस अभिक्रिया में कहीं भी x और y का जिक्र है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर x y आ कहाँ से गया है। तो इसका मतलब ये x और y के मान हम डायरेक्टली अभिक्रिया को देख करके नहीं बता सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कोई अभिक्रिया है N2 + O2 2NO, ठीक, अब 2NO बना। अब आपसे कहा जाए इसका वेग नियम लिखना है dR/dt बराबर K, बोलो अभिकारकों की सांद्रता लिखेंगे N2O2, आपने ये लिखा। अब आपसे पूछा जाए N2 के ऊपर कितनी घात आएगी और O2 के ऊपर कितनी घात आएगी, तो आप लोग ना तो यहाँ पर कितना है N2 के आगे 1, ना तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ना यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ के घातों का रस समीकरण मिति से कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ मैंने लिख दिया x और ये y। तो इस x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा, तो ये सब कहाँ से निर्धारित होता है, प्रयोगों से निर्धारित होता है। प्रयोगों से पता लगता है कि x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। यानी अगर हम अभिक्रिया को डायरेक्टली देख करके ये कह देते हैं कि यहाँ N2 की 1 आ जाएगा, O2 का 1 आ जाएगा, तब तो ये कैसी बात हो जाती है, सैद्धांतिक। यानी जैसा हमको दिख रहा है वैसा का वैसा हमने लिख लिया, कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं स्टोइकियोमेट्री का इन घातांकों का इन स्टोइकियोमेट्री से कोई संबंध नहीं होता है। ये कहाँ से आते मान, प्रायोगिक मान आते हैं, पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फिर ये प्रयोगों से पता लगता है। तो असल में अभिक्रिया की कोटि जो होती है, कोटि कैसा मान है, प्रायोगिक मान है, ये प्रैक्टिकलों से आता है। अगर आपको कोई रिएक्शन दे रहा है, आपसे ये कह दे, जैसे यही रिएक्शन दे देता, ठीक है, और कुछ नहीं देता, ये नियम वगैरह कुछ नहीं देता, कहता है इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, ये दे दे रिएक्शन 2R और ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। उसने कहा है इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो आप यहाँ से देख करके नहीं कह सकते कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। आप ये कहेंगे कि ये वाला एक प्रैक्टिकल आंकड़ा है, इसका हमको पता नहीं है। पहले आप इस पदार्थ को, इस क्रिया को प्रैक्टिकल में ले जाएंगे, लैब में ले जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब देखेंगे। मान लीजिए आपका जो नियम आता है वो ये प्राप्त हुआ आपको, तो बोलो यहाँ अणुओं की संख्या कितनी है, 2, लेकिन कोटि कितनी आई है, 1। तो कोटि कितनी भी रह सकती है, इसका स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो आपको मैंने केवल इतना बताया कि अभिक्रिया की कोटि कैसे होती है। कोटि एक प्रायोगिक राशि है, घातांकों का योग कोटि है, प्रत्येक के सापेक्ष जो है उसको कोटि को हम निकाल सकते हैं। अब देखें, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर जो बेसिक बात है, ये तो आप कर सकते थे थोड़ा सा बताने पर, जो मैं बेसिक बात बताने जा रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करें। कोटि का मतलब होता क्या है। देखिए, मान लीजिए यही बात ले लेते हैं, A B B C और D, ठीक। यहां पर आपके पास लिखा आ गया है अभिक्रिया का वेग मतलब -dR/dt, मतलब कोटि का मतलब क्या है, इसको हम कैसे, बराबर कोई वेग नियम आया इस तरह से A और B, ठीक है, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और x की जगह पर, अब x और y तो क्या है, एक चर राशि है, इनकी जगह कोई भी मान आ सकता है। x बराबर 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 कुछ भी हो सकता है x का मान तो, और y का मान भी कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है a के बराबर हो, जरूरी नहीं है b के बराबर हो। तो हम यहाँ पर मान लेकर के देखते हैं एक बार। सबसे पहले k a, मान लीजिए यहाँ पर a लग रहा है 1 और ये हो गया b की घात 0। तो इसका मतलब क्या होगा
बोलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी पूरी की, इसकी और इसको जोड़ लीजिए तो अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी 1। कितनी कोटि हो गई? 1। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कोटि का, फिर से समझ लें मैं जो कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने पारिभाषिक रूप से समझ लिया, आपसे कोई पूछेगा ऐसी समीकरण दे दे अभिक्रिया की कोटि कितनी, आप आराम से बता दोगे, अब घातांक जोड़ने और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, कैसे, मतलब इसका मतलब क्या निकला, तो वो आप समझें। इसका मतलब ये है कि अगर हमने, बोलिए यहाँ से अगर इसका मतलब देखो तो b की शून्य घात पर निर्भर कर रहा है। b की शून्य घात का मतलब 1 होता है, किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मतलब कितना होता है 1। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया का वेग है, अब b से तो प्रभावित हो ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि b की घात 0 आ गई है तो 0 किसी की घात है तो फिर उसका मामला ही खत्म हो जाता है, ये 1 रह जाएगा मान, तो इससे तो प्रभावित हो नहीं रही। अब क्या संबंध रह गया इनके बीच में, dr/dt केवल संबंध आ गया घात 1, इसको हटा के समानुपाती लगा दिया, b की घात 0 का मतलब 1 था, वो हट ही गया अपने पास, ठीक। तो अब बताइए हम क्या कह सकते हैं, यदि समानुपाती का मतलब क्या होता है, इसका मान दोगुना तो इसका मान दोगुना, इसका मान तिगुना तो इसका मान तिगुना, 3 गुना, इस तरह से चलता है। तो देखें, यदि अभिकारक एक ही सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया वेग का मान भी क्या हो जाएगा, दोगुना। 3 गुनी कर दी जाए तो 3 गुना, 4 गुना कर दी जाए तो 4 गुना। अगर इस प्रकार से जितना गुना ये कर रहे हैं उतना ही गुना ये हो रहा है तो अभिक्रिया की कोटि का मान कितना हो जाता है, 1, क्योंकि ये सीधे समानुपाती आ जाती है। तो देखो ऐसे होता है, आपको कोई अभिक्रिया दे दी, आपसे ये कहा गया इसमें आपको शुरू में A की मात्रा 1 मोलर, B की मात्रा 1 मोलर दी। उस समय पर अभिक्रिया का वेग, जब दोनों की मात्रा 1-1 मोलर दी, उस समय मान लीजिए अभिक्रिया का वेग चल रहा था 2 × 10³ मोल प्रति लीटर इंटू सेकंड, ये चल रहा था मान उस समय। अब आपने क्या किया, अब आपको कहा जाए इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम निम्नानुसार दिया जाता है, ये वेग नियम दे दिया। तो यहाँ पे क्या किया, अब आपसे कहा आप B की मात्रा दोगुनी करके देखो, तो आपने क्या कर दिया, इसको 2 मोलर करके देख लिया। जब आप दोगुनी मात्रा कर रहे हैं तो बोलो क्या यह अभिक्रिया का वेग B की सांद्रता से प्रभावित हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि B की घात कितनी है, 0। तो जब B की सांद्रता से प्रभावित हो ही नहीं रहा तो आप इसमें चाहे B 1 मोलर सांद्रता करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, कितना भी B डाल लीजिए, अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, ये क्या है, अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग A के तो समानुपाती लेकिन B से अप्रभावित है। इस नियम के लिए, और कोई नियम भी हो सकता है, इस नियम के लिए ऐसा है, A से प्रभावित हो रहा है, B से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, बड़ा कोष्ठक सांद्रता। जब इससे प्रभावित ही नहीं हो रहा है तो B का चाहे 1 मोलर लो, चाहे 2 मोलर, चाहे 3 मोलर, अभिक्रिया वेग जितना है उतना का उतना बना रहेगा, ठीक है। अब आपने B को मिलाना बंद कर दिया, अब क्या करते हैं आप, A की मात्रा कितनी कर देते, 1 की जगह 2 मोलर कर देते। तो बोलो ये क्या हो रहा है, अभिक्रिया वेग A के डायरेक्ट समानुपाती है। अगर ये 1 गुना है तो 1 गुना के हिसाब से वेग, अगर इसकी सांद्रता दोगुनी कर दी तो वेग भी कितना हो जाएगा, दोगुना। यानी जैसे ही 2 मोलर A की सांद्रता करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 10³ पहले 2 × 10³ था, अब 4 गुना, यानी अभिक्रिया का वेग दोगुना। 3 गुना कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6। इसी प्रकार से 4 गुना कर दिया, 8। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे जैसे इसकी मात्रा दुगनी करते हैं वैसे वैसे इसका वेग भी दोगुना करता है। तो अब आपको कोटि का मतलब समझ में आ गया होगा। कोटि ये बताती है हमको कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है। क्या यह अभिकारक की मात्रा दुगनी बढ़ाने पर, अभिकारक की मात्रा बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर शून्य कोटि है तो नहीं बढ़ेगा, अगर प्रथम कोटि है तो दोगुना बढ़ेगा, तिगुना बढ़ेगा। अब देखो और दूसरा तरीका, मान लो ये वेग नियम प्रैक्टिकलों से निकल करके इस तरह से आता है, ये वाला होता है। बोलो अभी भी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1, 0 + 1। लेकिन अब क्या हो रहा है, A की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा, केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, P की पर। अर्थात अब A की सांद्रता चाहे आप दुगनी करो चाहे तिगुनी करो, अभिक्रिया के वेग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर B की सांद्रता दुगनी तिगुनी 4 गुनी करे तो उसी क्रम में वेग भी दुगुना तिगुना और 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। अब देखें दूसरा, और अगर मान लीजिए अभिक्रिया का वेग ऐसे दे दे तो बोलो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप, अब पहले हम एक तो कर रहा है किसके ऊपर, एक स्क्वायर के ऊपर और एक इसके ऊपर, तो देखते हैं इसका मतलब यही हुआ माइनस डी आर बटे डी टी समानुपाती ए स्क्वायर, और एक और लिख लेते हैं माइनस डी आर बटे डी टी समानुपाती। ठीक, तो अब कोटि का मान कितना हो जाएगा? टोटल 3। अब बताइए यदि आपने ए की सांद्रता दोगुनी कर दी, 1 मोलर थी पहले, कितनी रखी हमने? 1 मोलर। 1 मोलर से बढ़ा करके आपने 2 मोलर कर दी, तो बोलो 1 की जगह कितनी कर दी सांद्रता? 2, 2 दूने 4। बोलो अभिक्रिया वेग कितना हो जाएगा? 4 गुना। यानी जो अभिक्रिया वेग 2 गुणा 10 की घात 3 था, कब? 1 मोलर लेने पर जैसी मात्रा दोगुनी कर दी जाती है तो वेग कितना बढ़ रहा है? 4 गुना। तो सीधा हो जाएगा 2 चौके 8 गुणा 10 की घात। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहाँ से पता पड़ रहा है, तो इसका मतलब अगर सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया वेग का मान 4 गुना हो रहा है, दोगुना मतलब दोगुने से 4 गुना, इसका मतलब संबंध किसका है? स्क्वायर का संबंध है। जबकि बी का सिस्टम क्या रहेगा? पहले 1 मोलर थी, 2 मोलर करने पर अभिक्रिया वेग कितना होएगा? दोगुना होएगा, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि का मान कितना है? एक डायरेक्ट समानुपाती है। तो अगर मान लीजिए इसमें छेड़खानी नहीं करें और इसको दोगुना कर दे तो अभिक्रिया वेग कितना रहेगा? 2 गुणा 4 गुणा 10 की। समझ गए? तो हमको अभिक्रिया की कोटि पारवैरिश्य रूप से तो किसी भी अभिक्रिया में वेग नियम में अभिकारकों की घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसके अलावा, कोटि के अलावा बाकी बातें ये हैं कि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक राशि होती है और हमको ये सिखाती है कि अभिकारक अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है। बोलो ये अभिक्रिया वेग है, अभिकारकों की सांद्रता पर यही बता रहा है। कैसे निर्भर कर रहा है? कि ये दोगुना होएगा तो इसका मान दोगुना होगा, कि 4 गुना होगा, या कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये अभिक्रिया की कोटि से ही पता लगता है कि अभिक्रिया वेग किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो ये तो आपके पास अभिक्रिया वेग और कोटि के बारे में जानकारी हुई। कोटि की बात, एक खास बात जान लें, कोटि का मान जरूरी नहीं है पूर्ण अंक के रूप में होता है। ये चूंकि प्रैक्टिकल आंकड़ा है, प्रयोगों से मिलता है, तो कैसा भी आंकड़ा मिल सकता है। हो सकता है 1/2 और 2/3, इस तरह से भी आ जाए। तो कोटि का मान पूर्णांक के रूप में भी हो सकता है, अभी बताया था, शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्ण, भिन्न, शून्य, और यहां तक भी कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन पूरी कोटि का मान ऋणात्मक नहीं होगा किसी एक के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए इसका मान 2 है और इसका मान कितना आ जाएगा? -1/2। तो ऐसे करके किसी अभिकारक के सापेक्ष कोटि ऋणात्मक हो सकते हैं। पूरी कोटि ऋणात्मक नहीं मिलेगी आपको, पूरी कोटि तो हमें धनात्मक भी मिलेगी, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी तो बढ़ेगा। लेकिन ये हो सकता है एक से वेग ज़्यादा बढ़ता है और दूसरे से कम बढ़ रहा है, दूसरे से वेग नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुल मिला के वेग बढ़ता है। तो कोटि कैसी हो सकती है? पूर्ण भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये कैसा मान दर्शाती है? प्रायोगिक, ये वैल्यूज है। ठीक, अब देखें जो हमारे कोर्स के हिसाब से चलते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया कुछ चीज़ें इसमें, अब मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें और लेता हूँ, ऐड करता हूँ। देखो आपके पास आया, मान लीजिए एक रिएक्शन है ए या आर से ले लेते हैं। ये आर तो रिएक्टेंट हो गया और पी का जो क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो अब देखें -dr/dt, अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो बोलो कैसे लिखेंगे? 0। अभिकारक की सांद्रता कितनी आ जाएगी? 0। अगर मान लीजिए दूसरा लिखें -dr/dt बराबर kr, इस पर कितनी घात हो गई? 1। कोई घात नहीं है, इसका मतलब 1 है। और एक और लिख लेता हूँ, ऐसे फिर और भी हो जाएंगे, -dr/dt बराबर k। ठीक, बोलिए यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता घातांक कितनी है? 0। तो इसे कहेंगे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये कितनी है? इस घात इस पर प्रथम है, 1 है, तो ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और इस पे घात 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया।
ठीक है, एक से ज़्यादा अगर अभिकारक दे रखे तो उनका योग कर ले, और अकेला ही अभिकारक दे रखा है तो उसके लिए जो घात है वही अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। हो गई ये वाली। अब क्या करता है वो, आपसे पूछा जाता है के की इकाई, के का मात्रक क्या होगा। ठीक, बोलिए के का मात्रक, के क्या चीज़ है, पिछले टर्म में बताया था वेग स्थिरांक। तो पहली बात तो ये वेग स्थिरांक है, कहने को स्थिरांक है, लेकिन इसका मात्रक परिवर्तित होता रहता है, एक जैसा मात्रक नहीं रहता। क्यों मात्रक परिवर्तित हो रहा है? क्योंकि देखो ये हिस्सा तो समान आ रहा है, लेकिन ये हिस्सा कोटि के संग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। एक बार आर की घात 0 मतलब आर खत्म, आर की घात मतलब एक ही आर रह गया, और आर की घात 2 मतलब 2 आर रह गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये मान कैसे, तो हम लोग इसका सूत्र निकाल करके देखते हैं। अच्छा, एक और मैं निकाल लेता हूँ, माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के, एक नॉर्मल प्रोसेस आ जाएगी एन। तो बोलिए एन का मतलब 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं अब। तो ये हो गई हमारे पास एन वी कोटि की अभिक्रिया, एन कोटि हो गया, एन कोटि, एन का मान 1। तो हम इसी से हम इसका सूत्र निकालते हैं। बोलिए के का मात्रक निकालना है हमको, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, पहले इस हिस्से का मात्रक निकाल लें, उसमें भाग इस मात्रक का लगा देंगे, तो के का मात्रक लगा देंगे। तो ये क्या है, डी आर बटे डी टी क्या बताया था, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है मोल बटे लीटर गुणा सेकेंड। किसका मात्रक हो गया ये, अभिक्रिया के वेग का, बराबर के। ये क्या चीज है, बड़ा कोष्टक अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता में बताया था मोलर सांद्रता है, तो मोलर सांद्रता का मतलब हो जाएगा मोल बटे लीटर। ठीक, घात कितनी आ जाएगी, एन आ गई। अब के को देखते हैं हम लोग। यहाँ देखें, ये मोल बटे लीटर अलग मान लो और 1 बटे सेकंड अलग मान लो। तो यहाँ पे देखें के, यहाँ ले लेता हूँ, के बराबर आ गया मोल बटे लीटर, ठीक है, बटे मोल बटे लीटर की घात n, और इसके नीचे क्या चल रहा है, गुणा 1 बटे सेकंड। तो चल ही रहा है, बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, बोलिए समान पद है मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर, यहाँ पे घात कितनी है 1 और यहाँ पे घात कितनी है 1, n। तो जब ऐसे घातें भिन्न हो और आधार समान हो तो डिवाइड में दे रखे हैं तो चीज़ें घट जाती हैं, घातें घट जाती हैं। तो के बराबर आ जाएगा मोल बटे लीटर 1 माइनस n गुणा 1 बटे सेकेंड। ठीक है, सेकंड भाग में ऊपर जाके इनवर्स में बदल जाएगा, तो इसी को और के की इकाई के रूप में हम निकाल सकते हैं, मोल बटे लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। अब आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिए आप। मैं कोई बात बिना बात के नहीं कर रहा इस बात को लेकर के। ये जो हिस्सा है ये आपके लिए काम का है। ठीक, असल में पेपर में क्या करता है, बोर्ड के पेपर में ये पूछ लेता है प्रथम कोटि के लिए के का मात्रक लिखिए, द्वितीय कोटि के लिए के का मात्रक लिखिए, या फिर कोई भी अभिक्रिया दे दी, ऐसे दे दी, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग नियम इस प्रकार से लिखा जाता है, ए की पावर 1/2, बी की पावर 2/3। तो इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए और इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करने के लिए मैंने तरीका बता दिया। ये तो नियम ऐसे लिखे जाते हैं, ये सारा कुछ सॉल्व करके बताया। तो ये आपके पास लास्ट सिस्टम है, ये है मात्रक निकालने का तरीका। अब देखो आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं मात्रक। ये सूत्र ध्यान रखें, के का मात्रक है, के की इकाई निकालते हैं मोल बटे लीटर 1 माइनस है, एन का मतलब क्या है, कोटि। बोलो कोटि लिया एन का मतलब, तो अगर 0 कोटि है तो 0 रख देंगे, 1 है तो 1 रख देंगे, 2 है तो 2, और अगर मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी यानी भिन्न भिन्न की कोटियां आ रही हैं तो वो रख देंगे। तो हम देख लेते हैं एक बार इस सूत्र के हिसाब से कैसे कैसे बैठता है हमारे पास।
सबसे पहले देखें हमारे पास ये सूत्र है, ठीक है। तो जीरो कोटि के लिए रख के देखते हैं, के बराबर मोल बटे लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यही आ जाएगा मोल बटे लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा मात्रा। दूसरा देखें, मोल बटे लीटर, बोलो क्या सूत्र है, 1 माइनस है, तो 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0, तो किसी की भी घात 0 मतलब 1, तो ये हिस्सा हट जाएगा, के बराबर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो के का मात्रक क्या आ जाएगा प्रथम कोटि के लिए, सेकेंड इनवर्स। 2 के लिए देखते हैं, बराबर मोल बटे लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो ये कितना जाएगा, मोल बटे लीटर -1, ठीक है। 1 माइनस 2 करोगे तो कितना जाएगा, -1। अब मोल की घात -1 और लीटर ऊपर जाएगा तो -1 -1 और -1 +1 हो जाएंगे। तो मात्रक आ जाएगा आपके पास द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। निकाल के देख लेना, निकल जाएगा। ये था 1 माइनस 2, एन का मान रखा है मैंने केवल, आप देख सकते हैं। मोल बटे लीटर -1 आ जाएगी, तो मोल की घात -1, लीटर पूरी -1 ऊपर, माइनस और माइनस प्लस और सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास अभिक्रिया की कोटियों के मात्रक, अभिक्रिया की कोटि, इसके बारे में जानकारी होती है। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।